सुधा जी, मैं आपके पास अभी लौटूंगी। आप कुछ बोलना चाह रही हैं, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। एक छोटा सा रिएक्शन, प्रमिला भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमिला जी, आप क्या सोचती हैं, चूंकि आप तो संविधान विशेषज्ञ हैं, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि अगर प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ेगी, तो क्या वाकई ऐसा है कि सशक्त होंगी हमारे देश की महिलाएं? हमारे देश की महिलाएं वास्तव में सशक्त हैं अभी भी, और इससे पहले भी रही है, ये हमारा इतिहास गवाह है। अब महिलाएं अगर आपस में ही ये विवाद ना पैदा करे कि हाँ हमें आरक्षण चाहिए, इसमें ये चाहिए वो चाहिए, वो अगर विवाद ना पैदा करे तो इस चीज को स्मूथली बहुत अच्छे से निभाया जा सकता है। और हमारे जितने अधिकार अभी हैं और जितने मिल रहे हैं उससे हमारा समाज सशक्त होगा। एक परिवार को जब एक महिला पूरी तरह से संभाल सकती है तो इस देश को भी संभालने में महिलाओं का योगदान पहले भी रहा है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और अगर उनको साथ साथ अधिकार भी मिल जाते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। और जैसा कि अभी ये विवाद खड़ा हो रहा है बार बार कि ये अभी नहीं तभी नहीं, तो इससे पहले भी तो पेंडिंग था ना, कांग्रेस की सरकार में भी तो पेंडिंग था। हमारा तो किसी पार्टी से लेना देना नहीं, फिर भी हम ये बात कह रहे हैं कि जैसे अभी विवाद उठ रहा है कि अभी 14 में क्यों नहीं लाए। 14 में आदमी को समझते समझते वक्त लगता है। और हमारे और घर की समस्या अगर कोई होती, किसी प्रोग्राम को हम लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज करने में, व्यवस्था करने में टाइम लगता है। और इतने बड़े देश की बात हो, इतने बड़े फैसले की बात हो जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो उसमें कुछ वक्त तो लगेगा और कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उनको भी दूर करने का हमें आपस में सोचने का और विचारने का वक्त चाहिए। अगर हम लोग लेग पुलिंग ना करके, टांग ना खींच के उस चीज में सहयोग करें तो इस चीज को और आसानी से किया जा सकता है और बहुत आसानी से हमको यह अधिकार मिल सकता है। और जो लोग इसमें विरोध कर रहे हैं वहां तो समर्थन कर दिया उन्होंने, और उसमें नए नए लुक्के लगा के अगर वो विरोध पैदा कर रहे हैं तो हम लोग को भी ये बात समझना चाहिए, हर महिला को समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं आपके प्रमिला जी, अभी सुधा जी इस बात का जिक्र कर रही थी कि जनगणना जैसी चीजें, परिसीमन जैसी चीजें लेकर आ गए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। और मतलब चीजें अगर देखी जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि 2029 तक इसे लागू किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। जब जनगणना होती है, हर प्रदेश के अलग अलग होती है, हर जगह का एक डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको टेबलाइट करके इकट्ठा करके दे दिया जाता है। अगर अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी अलग अलग तरह से समझ दिया जाए, जैसे कि अभी आप विवाद कर रहे हैं इस बात का, क्या कॉर्पोरेट चला रही है इस गवर्नमेंट को, तो कॉर्पोरेट चला रही है तो कॉर्पोरेट पढ़ी लिखी है इसलिए चला रही है। अगर जिस तरह से ये विवाद लेके आज महिलाएं उठ के खड़ी हुई है कि हमारा अधिकार होना चाहिए और हमें आरक्षण मिलना चाहिए, किसी महिला ने, किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेता ने एक बार ये नहीं कहा कि सबकी शैक्षिक अवस्था जो योग्यता है वो भी निर्धारित होनी चाहिए। पढ़ा लिखा समाज अगर एक हमारे संविधान में जाएगा तो उस ढंग से सोचेगा, आपको कॉर्पोरेट को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी ने ये बात नहीं की, देश हित की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, सब अपने अपने हित की बात कर रहे हैं। और कोई भी कानून आता है, कोई भी नियम आता है, कोई भी सरकार कभी भी रही हो, तो दूसरे पार्टी ने हमेशा उस चीज का विरोध किया, उसमें कहां से क्या नुक्स निकाल सकता है, उसके पीछे अगर पड़ गए, उस चीज में क्या अच्छाई है, उसको हम कैसे समर्थित कर सकते हैं, उसके लिए कभी किसी नेता ने या किसी राजनीतिक दल ने समर्थन कभी नहीं किया है। चाहे आज की गवर्नमेंट हो चाहे पिछली गवर्नमेंट रही हो, कभी भी किसी भी नेता ने ऐसा नहीं किया। अगर जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, आप राष्ट्रहित की बातें करते हैं, हम तब मान लेते हैं एक बार ही किसी नेता ने यह बात कही होती या किसी प्रवक्ता ने यह बात कही होती, एक तरह से शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर दी जाए। ठीक है, आप ओबीसी को लेकर आइए, एससी को लेकर आइए, किसी को लेकर आइए, कम से कम एक ग्रेजुएट तो हो, वो जाके जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो वहां संसद में बैठ के जूता बाजार करता है, जाके कुर्सियां पटकता है, जाके कम से कम उनको ये तो पता चले कि दुनिया देख रही तो हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। अगर आप ये बात कहते हैं कि हाँ हमारे दुनिया सर उठा के हमारे हिंदुस्तानी जाते, ठीक है, आज एक कारण पे नहीं जा रहे हैं खाली, उसके बहुत सारे कारण हैं। शैक्षिक योग्यता का आपने जिक्र किया, मैं इस पर सभी का जरूर रिएक्शन लूंगी। जरीन जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात रखिए। सुधा जी, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ, तब तक जी। मैं हमारी बीजेपी की जो प्रवक्ता है, हमारी बड़ी बहन अनिला सिंह जी को मैं जो भी कह रही थी अभी हमारी समाजवादी पार्टी के बारे में, तो मैं एक चीज उन्हें याद दिलाना चाहूंगी, शायद उनको याद ना हो, एक नाम था स्वर्गीय फूलन देवी। आपको शायद याद होगा कि वही महिला थी, ये वही पिछड़ा समाज की थी जिसको हमारे समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी, बहुत मैसिव विरोध हुआ था, उसके बावजूद वो उनको लेकर कर आए, जेल काटी थी उन्होंने, उनको लेकर कर आए, उनको चुनाव लड़ाया, उनको संसद तक पहुंचाया, पिछड़ों की आवाज बनकर के वो संसद में बैठी थी। ये किसने काम किया था? अनिला सिंह जी, किसने काम किया था?
आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ चैनल पे बैठ कर रही हैं और आप कह रही हैं कि अरे सबको एक साथ इसका स्वागत करना चाहिए। हम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं इसका, किसी ने विरोध नहीं किया, तभी आपको एक मैसिव बहुमत मिला है। कुछ इतना बड़ा बहुमत से ये विधेयक ये पास हुआ, ये कानून पास हुआ है। एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आपका दिल साफ है, आप 33% आरक्षण दे रहे हैं, अभी चुनाव हो रहा है, आप यहां पर दिखाइए, आप एक नजीर पेश कीजिए। आप 33% में आप अभी से देना शुरू कर दीजिए ना। आपकी मध्य प्रदेश में, आपकी राजस्थान में अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप नजीर पेश करिए मैडम आपके। और आप कह रही एकजुट होकर आना चाहिए। जब मणिपुर की घटना हुई थी, नहीं वो तो आपसे भी सवाल पूछ रही थी कि आप भी तो एमपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, आपने कितना वहां पर हिस्सेदारी दी है, वो तो आपसे भी इस बात का सवाल पूछ रही थी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। क्या वाकई महिलाएं सशक्त होंगी, ये इसी को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने तमाम मेहमानों का वापस से रुक कर लेते हैं। जरीन जी का ये पहले मैं रुक करना चाहूंगी। जरीन जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि बीजेपी पहले ये कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों नजीर पेश नहीं करती, आपकी क्या प्लानिंग है? आप भी तो ये कदम उठा सकती थी ना, आप भी तो कानून का स्वागत कर रही हैं। जब ये लागू होगा तभी हम क्यों करें? अभी भी तो आप कर सकती हैं ना ऐसे। जरीन जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि 20% वो महिलाओं को हर बार जो है वो आरक्षण देगी, हर चुनाव में देगी, हमेशा देगी। ये तो हमारी समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है, बड़ा दिल दिखाया, महिलाओं के साथ हमेशा से देखिए समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। आप कितना भी उसको आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहें और दूसरी विपक्ष को आप कमजोर दिखाना चाहें, आप दिखाना चाहें कि विपक्ष महिला विरोधी है, मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आपके जो इतने सांसद थे, इतने जघन्य अपराध महिलाओं के साथ पिछले 1 वर्ष से हुए हैं, लगातार जो है बीजेपी का ग्राफ गिरा है, लगातार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनको बेचैनी है, इनको जो इंडिया गठबंधन हुआ है इससे इनको बेचैनी पैदा हो गई है। ये अपना लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है ये हार रहे हैं। तभी तो अचानक एक स्पेशल सत्र बुला करके आप महिला आरक्षण का बिल लेकर कर आए। आप रातों रात आपने नोटबंदी भी तो करी थी। नहीं फिर जरीन जी ये भी देखना होगा कि इतने बड़े अगर फैसले इससे पहले भी लिए जा चुके हैं, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं, 3 तलाक जैसे कई सारे बड़े कदम उठा चुकी है ना पहले भी बीजेपी, है ना। हो सकता है कि इसकी टाइमिंग से मैं अनिला जी से इसका एक बार इसका जवाब ले लेती हूँ। अनिला जी, एक बार आप जरा छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी इस पर। मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ। जरीन जी जरा सुनिए। गलत फैसले लेते हैं। अनिला जी आप ही से मैं रिएक्शन जानना चाहूंगी। इससे पहले भले ही आपने कई कदम उठाए हो, लेकिन शायद अभी विपक्ष को इस बात से दिक्कत जरूर हुई है। और अभी चूंकि जरीन जी भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी वजह से आप टेंशन में आ गए हैं और इसीलिए आप इस तरह का ये बिल विशेष सत्र बुलाकर लेकर आए। क्या मैं मतलब ये मुझे बेहद बचकानी बातें लगती हैं, क्योंकि हर चुनाव से पहले जो है इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है। हाँ। और साथ में ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। हाँ बिल्कुल रहते हैं, राजनीति कर रहे हैं और सामने जो भी हमारे चुनाव लड़ेगा चुनावी रण क्षेत्र में, हम उसको उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही सीरियसनेस से चुनौती मांग के और हम उससे चुनाव लड़ते हैं। तो अगर ये इसको टेंशन कह दे तो इनकी मानसिकता है, ये कह दे डर गए तो ये सोच ले कुछ भी। हम सामने को जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है हम उसको अपना विरोधी मानते हैं और हर प्रयास करते हैं कि चुनाव में वोटों में वो हार जाए और हम जीत जाए, जिससे कि हम सत्ता में रहें। अगर इस चीज को ये कहते हैं कि आप इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, इतनी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे हैं, आप जो है ये डॉटेड अलायंस से आप डर गए हैं, तो आप इसी में खुश हो लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम कर रही है और हम भी जानते हैं कि इंडिया अलायंस में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कैसे सरफुटब्बल हो रही है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। बिहार में भी यही नतीजा दिख रहा है, पंजाब में भी यही दिख रहा है, दिल्ली में भी यही दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में भी यही दिख रहा है, और हमसे बात कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। साहब आप कुछ भी सोच लीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इस राष्ट्र की जनता सर्वोपरि है, वो फैसला करेंगे। प्लीज अनिला जी, चुनावी मुद्दा महिलाओं को मत बनाइए प्लीज। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
महिलाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छा, मतलब आरक्षण अगर आप सच में महिलाओं के हितैषी होते तो आप जनगणना और परिसीमन जैसी मजाक मत करिए। आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, आप लोगों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिला दी और आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ मजाक मत करिए। करोड़ों होम कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत जो है महिलाओं को दे दिया और आप कह रही है महिलाओं के साथ मजाक मत करिए। आज शौचालय घर घर में पहुंचा दिया और आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ मजाक मत करिए। आज जो है फ्री का इलाज हो रहा है, आप कह रही हैं महिलाओं के साथ मजाक मत करिए। आज सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड हो रहे हैं और आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ मजाक मत करिए। आज महिलाओं के नाम से उनको मकान मिल रहे हैं और आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ मजाक मत करिए। मजाक आप लोग कर रहे हैं, जरा सा पढ़ाई लिखाई करके। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। एक बार सुधा जी का भी रुख कर लेते हैं। सुधा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी क्या प्लानिंग है? ठीक है, अभी लागू होने में काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन अभी तो एमपी में भी इलेक्शंस हैं और आने वाले टाइम में अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? जरा आप अपनी बात रखिए। आकांक्षा जी, आपने देखा था कि विधानसभा के चुनाव में हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया था। ये कार्य कोई भी कर सकता है, लेकिन करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमें मालूम था महिलाओं को हम देने जा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। उस उद्देश्य में हार और जीत का हमने कहीं से नहीं देखा कि हार या जीत होगी। हमें मालूम था कि हमें एक लकीर खींचनी है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। अभी हमारी जो प्रवक्ता बहन के अलावा जो एक बहन बेटी में संविधान किया था, जो आपने बताया था, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, प्रमिला जी, बहुत चीजें कही। हाँ जी, प्रमिला जी ने कुछ बातें कही, मैं उस पर बस ऐतराज दर्ज कराना चाहती हूँ कि इतने कानून लाए गए, उसमें राय नहीं ली गई। ऐसे बहुत से कानून लाके वापस भी लिए गए। अगर महिलाएं, मतलब हम जो लोग बैठे हुए सब महिलाएं हैं, और अगर अधिकार मिल गया होता, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं था, राज्यसभा में पारित बिल था, आपका स्थायी सदन है, आपको बिल उठा के लोकसभा में पारित करवाना था, आपसे हो नहीं पाया। और आप कह रहे हैं इतनी चीजें हैं, विरोध में है। कौन विरोध में है? मतदान की संख्या देखी थी आपने, कितने मतदान पड़े हैं? और सबको मालूम है कि न्याय पंचायत से लेके जो एक सपना देखा था राजीव गांधी जी ने, उस सपना को अनेक सरकारों ने अपने अपने समय पे पारित कराया। कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आया और पारित नहीं हो पाया। मतलब ये सब चाहते थे कि आए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये नहीं चाहती है कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनको वर्तमान में भागीदारी मिले। और अनिला बहन समझ नहीं पा रही है। नहीं, अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर ये अब ये फिर बिल लेकर ही क्यों आते हैं? और एक चीज आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि 2014 से ही क्यों ऐसा नहीं किया गया, क्यों तभी बिल लेकर नहीं आए? आपने कितनी आवाज उठाई इस बिल के लिए? क्या आपने 2014 से इसके लिए आवाज उठाई? बिल्कुल, पत्रों को देखिए, बार बार सदन में इसकी मांग की गई, पत्र लिखा गया। राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया, सोनिया जी ने कहा, बार बार कहती रही। लेकिन 2010 में योगी जी ने कहा था कि कांग्रेस का पाप अपने सर पे लेने की क्या जरूरत है। दोनों चीजों को याद करिए। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ी बात में तो शर्म आती है। दूसरी बात मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे कि जब कुछ भी आपको दिख रहा है कि हो सकता था तो क्यों नहीं किया गया? हम विरोध में नहीं है, हम तो आज मांग रहे थे। हमने क्यों आपने लगाया परिसीमन, क्यों आपने लगाया उसमें जनगणना का? क्योंकि आपको आपके सदन में जो भाजपा की प्रवक्ता ने वहां कहा, उससे स्पष्ट है कि 29 से पहले मिलेगा ही नहीं। लेकिन 29 के बाद भी कब मिलेगा इसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसका मैं एक बार जवाब ले लेती